नमस्कार दोस्तों, आम्रपाली दी अनटोल्ड स्टोरी के 12th एपिसोड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों कि जैसा मैं आपको पिछले एपिसोड में बता रहा था, हमारा रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुका था और सुप्रीम कोर्ट में हमारे केस की बहस शुरू हो गई थी। शुरू के कुछ हियरिंग्स में सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने मामले को पूरा समझने की कोशिश की, क्योंकि दोस्तों ये मामला काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। ये कहानी आज से 8-9 साल पहले शुरू हुई थी, जब आम्रपाली ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से 10% कीमत पे ज़मीन ली थी। और दोस्तों एक नहीं कई लिए थे, तकरीबन 10 से ज़्यादा प्लॉट लिए थे और उसके बाद उन्होंने तकरीबन 20 के करीब अपनी रेजिडेंशियल जो प्रोजेक्ट्स थे वो लॉन्च किए थे। और दोस्तों अगले 3-4 साल के अंदर उन्होंने फ्लैट बायर से 90 से 95% पेमेंट लेके 2015 जून में अचानक काम बंद कर दिया। तो दोस्तों उसके बाद हमने अपनी लड़ाई शुरू की और हमारी लड़ाई ज़मीनी लड़ाई से शुरू होके मीडिया तक पहुंची और मीडिया से पहुंचने के बाद सरकार तक पहुंची, सरकार से पहुंचने के बाद ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, यानी जितने भी मंच थे सब जगह हमने अपनी बात उठाई और सब जगह हमने अपनी लड़ाई शुरू कर दी। लेकिन दोस्तों इतना करने के बावजूद भी हमें किसी भी तरह की सहायता नहीं मिली, हमारे रुके हुए प्रोजेक्ट में काम शुरू नहीं हुआ और आखिरकार हमने NCDRC के अंदर भी अपनी केस फाइल की, मगर वहाँ भी दोस्तों कार्रवाई चलती रही और तकरीबन 1.5 साल गुजरने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो आखिरकार हमने सुप्रीम कोर्ट में जाने का फ़ैसला किया और रिट पिटीशन फाइल कर दिया। दोस्तों जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा था, शुरू के हियरिंग्स में जजेस ने मामले को जानने की कोशिश की और ये बहुत जल्दी उनकी समझ में आ गया कि एक फ्रॉड बिल्डर ने 45,000 से ज़्यादा बायर्स को ठगा है, उनके सारी ज़िंदगी की कमाई को ख़तरे में डाल दिया है। और ये भी बात साफ़ हो गई कि आम्रपाली ने अपने प्रोजेक्ट से, जो फ्लैट बायर्स ने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए दिए थे, अपने सपनों के घर को ख़रीदने के लिए दिए थे, उसको उन्होंने अपने पर्सनल अकाउंट्स में, बेनामी अकाउंट्स में, लग्जरीज कार ख़रीदने में, विदेश यात्रा करने में, फ़िल्में बनाने में और ब्रांड एम्बेसडर को हायर करने में गंवाए। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत ज़रूरी था कि ये पूरे मामले की जांच हो और पूरा मामला चूँकि एक फाइनेंशियल बंगलिंग पे आधारित था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले में फॉरेंसिक ऑडिटिंग करने का फ़ैसला किया और उन्होंने 2 फॉरेंसिक ऑडिटर्स अपॉइंट कर दिए दोस्तों, जिन्होंने आने वाले समय में इस बात की सूचना दी कि आम्रपाली ने कम से कम 3600 करोड़ रुपए का गबन किया है, जो उन्होंने दूसरे अकाउंट्स में या विदेशों में अपने जो उनके अकाउंट्स हैं उसमें ट्रांसफ़र किया है। दोस्तों आम्रपाली जो पहले हमारे कंज्यूमर कोर्ट के जो केसेस थे, उसमें उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ था। कुछ एक इनिशियल रिप्रेजेंटेशन के बाद उनके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने आना ही बंद कर दिया था, इसलिए वो केस बिल्कुल कछुए की रफ्तार से चल रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कोई भी ऑप्शन उनके पास उपलब्ध नहीं था, क्योंकि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के पास काफ़ी पावर्स होते हैं और सरकारें उनके सामने झुकती हैं, तो एक प्राइवेट बिल्डर की आखिर क्या औकात है। तो दोस्तों जब सुप्रीम कोर्ट का समन आम्रपाली को गया तो वो आए रिप्रेजेंटेटिव और उन्होंने बहुत जल्दी इस चीज़ को मान लिया कि हाँ उन्होंने वाकई फंड्स दूसरे अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किए हैं, मगर उन्होंने इस चीज़ की आड़ ली कि चूँकि हमारे पूरे ग्रुप में कई प्रोजेक्ट्स हैं, तो हमने दूसरी कंपनियों में ट्रांसफ़र किए, मगर हमारी जो मंशा थी वो सही थी, वो फ्रॉड की नहीं थी बल्कि दूसरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की थी। जबकि ये बात साफ़ है और ये ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के जो रूल्स हैं ऑलरेडी ये बिल्कुल
स्ट्रक्चर्ड हैं कि आप किसी भी प्रोजेक्ट में यदि पैसा लेते हैं तो 70% जो पैसा फ्लैट बायस देते हैं वो आप उसी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करेंगे, आप किसी दूसरे प्रोजेक्ट में या किसी अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा मानने के बाद भी ये तो साबित हो ही गया कि आम्रपाली ने गलत किया है, मगर इसकी पूरी जांच तो फॉरेंसिक ऑडिटिंग के बाद ही पता चल सकती है। दोस्तों, आने वाले हीयरिंग्स में आम्रपाली ने हर तरह के बहाने दिए और हर तरह की अपनी मजबूरी जताई, मगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं है। उन्होंने कहा हम आपकी फालतू की बातें नहीं सुनना चाहते हैं, हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि 45,000 बायर्स जो पिछले 9 सालों से अपने घरों का इंतज़ार कर रहे हैं और जिनके पैसे आपकी कंपनी में जमा हैं और जिन पैसों को आपने इतना गबन किया, अब उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए आपके पास कोई योजना है कि नहीं। तो शुरू में आम्रपाली ने तो अपनी मजबूरियां बताई, मगर बाद में जब कोर्ट का रुख कड़ा हुआ तो उन्होंने एक गैलेक्सी बिल्डर्स के नाम से एक नाम को आगे किया और उन्होंने कहा कि हमारी बात गैलेक्सी बिल्डर से हो रही है और ये हमारे सारे अधूरे प्रोजेक्ट जो है ये गैलेक्सी पूरा करेगी। अब ये गैलेक्सी बिल्डर एक नया नाम था जो हमने कभी नहीं सुना था। हालांकि उन्होंने क्लेम किया कि उनके कई प्रोजेक्ट्स दूसरी जगह चल रहे हैं, मगर ये बात साफ थी कि आम्रपाली सुप्रीम कोर्ट की प्रेशर से बचने के लिए ये नया हथकंडा उन्होंने अपनाया था। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि ठीक है, यदि आप इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की मंशा रखते हैं तो आप हमें पूरी डिटेल दीजिए और ये बताइए कि इस प्रोजेक्ट को कैसे पूरा करेंगे। आने वाली हियरिंग में गैलेक्सी ने सारे प्रोजेक्ट को पूरा करने की अपनी प्लानिंग बताई और चूँकि हमारे लॉयर्स ने ऑलरेडी ये बात कही हुई थी कि ये फ्लैट बायर्स पिछले 9 सालों से काफ़ी सफ़र कर रहे हैं और फाइनेंशियली काफ़ी बुरी पोजीशन में आ गए हैं, क्योंकि मोस्टली जो ये लोग हैं अपने 30s 40s अर्ली 50s में हैं और इन्होंने ये घर 9 साल पहले बुक किया था ये सोच के कि 2.5 साल के अंदर इनका घर मिल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और घर के लिए जो इन्होंने बैंक से लोन लिए थे उसकी किस्तें आज तक जा रही है और ये सारे के सारे लोग किराए पे रहते हैं। तो इनके ऊपर किराया और बैंक लोन की जो इंस्टॉलमेंट है उसकी दोहरी मार पड़ रही है, इनकी हालत बहुत ही ख़राब है। तो उन्होंने कोर्ट से ये अपील की थी कि आगे यदि इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है और किसी तरह की जो पैसे की डिमांड बाहर से की जाएगी तो बिल्कुल अनुचित है। तो कोर्ट ने ये बात बिल्कुल साफ कर दी गैलेक्सी बिल्डर को कि यदि आप अपने रिसोर्सेज से प्रोजेक्ट को पूरा कर सकते हैं फिर तो ठीक है, क्योंकि बायर्स इसमें एक पैसा भी नहीं देंगे, ये बात साफ है। क्योंकि बायर्स ने ऑलरेडी सफ़र किया है और पिछले 4 साल से प्रोजेक्ट्स में काम भी बंद है। तो ये प्रोजेक्ट को पूरा का पूरा आप कंप्लीट करेंगे और जब ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो ऑफर ऑफ पोजीशन के समय जो बकाया रकम होगी, यदि है, क्योंकि मोस्टली बायर्स ने 95% पेमेंट दी हुई थी तो उनका केवल 5% पेमेंट बचता था। 5% पेमेंट बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था, मगर जिन केसेस में ज़्यादा पेमेंट्स बाकी थे, जिन टावर की शुरुआत नहीं हुई थी और CLP पेमेंट ऑप्शन उन्होंने ऑप्ट किया था, उसमें भी उन्होंने कहा था कि जब ऑफर ऑफ पोजीशन आएगा तभी वो बाकी पेमेंट देंगे। तो दोस्तों, ये कोर्ट का रुख हमारे फ्लैट बायर्स के लिए काफ़ी सकारात्मक था और ठीक 2018 में जो समर वेकेशन की छुट्टियां होती, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट मई के बाद 2 महीने के लिए समर वेकेशन में बंद हो जाता है। हालांकि वेकेशन कोर्ट की व्यवस्था होती है, मगर वो काफ़ी दूसरे जो काफ़ी ज़रूरी केसेस हैं उनके लिए होता है। जो ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं उनकी सुनवाई नहीं होती है उसमें। तो दोस्तों, ठीक समर वेकेशन के पहले मई 2018 में सुप्रीम कोर्ट का ये बहुत अच्छा बायर्स के फेवर में फ़ैसला आया। उन्होंने कहा कि ठीक है, हमने आपकी प्लान सुन ली, ठीक है, आपने अपनी पूरी डिटेल बता दी, मगर इसको साबित करने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट में
यूको बैंक में 250 करोड़ रुपए जमा करने पड़ेंगे। ये 250 करोड़ इस बात की गारंटी होगी कि आपकी जो मंशा है वो सीरियस है और आप जो कह रहे हैं वाकई वैसा करने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों, पूरे मई जून में हम बायस में काफ़ी खुशी की लहर थी। हम सोच रहे थे कि ठीक है, यदि बात यहाँ तक पहुँच गई है तो हो सकता है जब कोर्ट जुलाई के पहले हफ्ते में खुलेगा तो हमें ये अच्छी खबर सुनने को मिलेगी कि गैलेक्सी बिल्डर ने 250 करोड़ रुपए जमा किए हैं। लेकिन दोस्तों, ये हमारी सोच ही रह गई, क्योंकि जब जुलाई के पहले हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट दोबारा खुला तो ये बात साफ हो गई कि गैलेक्सी ने कोई भी पैसे जमा नहीं किए हैं। और जब वो हियरिंग शुरू हुई तो जजेस ने गैलेक्सी बिल्डर के जो लॉयर थे उनकी काफ़ी फटकार लगाई और उन्होंने कहा कि जब आपको पैसे नहीं देने थे तो आपने ये प्रोजेक्ट की ये ऑफ़र कैसे किया। यदि आपके पास 250 करोड़ नहीं है तो ये सारे प्रोजेक्ट जिनको पूरा करने के लिए 5-6 हज़ार करोड़ से ज़्यादा पैसे की आवश्यकता आप कैसे पूरा करेंगे। तो हमें आपकी मंशा ठीक नज़र नहीं आ रही है। तो इन सब चीज़ों में 2-3 हियरिंग और निकल गई। उस समय हम ऐसा महसूस कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का रवैया बहुत ज़्यादा कड़ा नहीं था, क्योंकि एक ऐसा बिल्डर जिसने इतना बड़ा फ्रॉड किया था, क्योंकि फॉरेंसिक ऑडिटर्स की रिपोर्ट आ गई थी कि इन्होंने 3600 करोड़ से ज़्यादा रुपए का गबन किया है और ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के सामने थी। इतने सारे प्रोजेक्ट उन्होंने शुरुआत किया था और किसी भी प्रोजेक्ट में पोजीशन की स्टेज नहीं आई थी। तो ये बहुत ज़रूरी था कि सुप्रीम कोर्ट कोई कड़ा फैसला ले और आम्रपाली के जो सीएमडी हैं अनिल शर्मा, अजय शर्मा या शिवप्रिया, उनको तुरंत अरेस्ट किया जाए, क्योंकि ये लोग बहुत ही बदमाश किस्म के लोग थे और इनके साथ किसी भी तरह की नरमी जो है वो जायज़ नहीं थी। इनके साथ काफ़ी कड़े रवैये की ज़रूरत थी, जो उस समय सुप्रीम कोर्ट किन्हीं वजहों से नहीं ले पा रही थी। और इस चीज़ का हम बायस के बीच में काफ़ी रोष था कि इतना सब कुछ होने के बाद भी यदि ये अरेस्ट नहीं किए जा रहे हैं तो फिर तो ये ठीक नहीं है। दोस्तों, ऐसे ही समय गुजरता रहा और हियरिंग चलती रही और धीरे धीरे फॉरेंसिक ऑडिटिंग में बात साफ होने लगी कि इन्होंने केवल नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अंदर ही अपने प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किए थे, बल्कि जयपुर में और उड़ीसा, वहाँ भुवनेश्वर में, भिलाई में और झारखंड में, और ऐसे ही तमाम इन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किए। इनफैक्ट कोची में भी किया था और वहाँ पर से भी बाहर से पैसे लिए हैं और बहुत सारे इन्होंने कॉमर्शियल प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। जैसे इंदौर में एक इनके मॉल बनाने की योजना थी, शायद वो मॉल चालू भी हो गया था। बहुत जगह इन्होंने सरकारी ज़मीन बहुत मिट्टी की मोल पे ली थी। यानी कि आम्रपाली उस समय तकरीबन 5-6 हज़ार करोड़ के एसेट्स की मालिक थी। तो कोर्ट ने आने वाले हियरिंग में ये फ़ैसला किया कि चूँकि ये प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए फ़ाइनेंस की ज़रूरत होती है और आम्रपाली के जो अकाउंट्स हैं, दोस्तों मैं बताऊं कि आम्रपाली के जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं उसको कोर्ट ने सील कर दिया था। उसमें किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं था। मगर ये शायद बहुत इसमें देर हो चुकी थी, क्योंकि जितने भी पैसे इसमें से निकाले जा सकते थे आम्रपाली ने ऑलरेडी निकाल कर डाइवर्ट किए थे, तो उन अकाउंट्स में कुछ ज़्यादा बचा नहीं हुआ था। मगर चूँकि ये कानूनी कार्रवाई होती है तो कोर्ट ने आम्रपाली के सारे बैंक्स को फ्रीज़ कर दिया था। तो कोर्ट ने ये माना कि चूँकि ये सारे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए काफ़ी पैसे की ज़रूरत है, तो आखिर ये पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि ये भी बात साफ़ हो गई कि जितने बाहर से पैसे आने हैं वो तकरीबन 3000 करोड़ से ज़्यादा नहीं हैं। जबकि ऐसा माना जा रहा था, गैलेक्सी ने भी जो एस्टिमेट दिया था उसके हिसाब से पूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 5000
से 6,000 करोड़ रुपए की ज़रूरत थी। तो ये आखिर ये गैप कैसे पूरा किया जाए, इसके लिए कोर्ट ने फैसला किया कि आम्रपाली की जितनी भी एसेट्स हैं, जो उनकी ज़मीनें हैं या जो उनको अधूरे प्रोजेक्ट हैं, और उनके जो डायरेक्टर्स की अपनी जो पर्सनल एसेट्स है और जो घर है, जैसे कि अनिल शर्मा के बारे में हमने सुना था कि महारानी बाग नई दिल्ली में इसने 2 बड़े-बड़े घर खरीदे हुए हैं अपनी दोनों बेटियों के नाम, और एक इनका आईटी पार्क नाम से करके इनका अपना एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी है, एक आम्रपाली हॉस्पिटल भी है, देवघर में भी इन्होंने एक 5 स्टार होटल एक ख़रीदा हुआ था। तो ऐसी तमाम प्रॉपर्टी उनके पास थी। तो कोर्ट ने ये फ़ैसला किया कि ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है ये कोर्ट अपने कब्ज़े में लेगी, और डीआरटी जो सरकारी संस्थान है, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, इन सारे प्रोजेक्ट को ऑक्शन करके ये पैसे सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट के जो यूको बैंक में अकाउंट है वो उसमें ये सारे के सारे पैसे जमा होंगे। तो ये सारी प्रक्रिया शुरू हो गई थी। ये सारे के सारे जो एसेट्स है वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने कब्ज़े में ले लिए थे, और डीआरटी से आग्रह किया था कि ये सारे प्रोजेक्ट को आप ऑक्शन करके इसमें से मोनेटाइज करने की प्रोसेस करें। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हो रही थी, और हमें लग रहा था कि कुछ आने वाले समय में कुछ हमें अच्छी खबर मिलेगी। लेकिन अचानक हमने देखा कि कोर्ट का रुख बदल गया दोस्तों, और जो पहले कोर्ट का जो उन्होंने गैलेक्सी बिल्डर के बारे में जो अपना रुख अख्तियार किया था, अचानक उसमें चेंज आने लगा, और हमने मीडिया में यह खबरें सुनने लगी कि शायद एनबीसीसी जो एक सरकारी पीएसयू है, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन, ये सरकार के 2-3 जो बड़े-बड़े निर्माण वाली संस्थाएं हैं, जैसे हुडा है या पीडब्ल्यूडी है, वैसे ही एनबीसीसी एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो सारे सरकारी इमारतों को और दूसरे भी इमारतें हैं ये बनाते हैं, और काफ़ी इफ़िशिएंट और बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमने ये खबर मीडिया में सुनी कि शायद एनबीसीसी इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है। दोस्तों इसके पहले भी हमने काफ़ी अफवाहें सुनी थी कि शायद एटीएस जो नामी प्राइवेट बिल्डर है यहाँ एनसीआर में, वो प्रोजेक्ट को पूरा करे या यूनिटेक पूरा करे, जबकि यूनिटेक खुद काफ़ी संकट से गुजर रहा था और वहाँ बायर्स खुद फंसे हुए थे। फिर हमने ये भी खबर सुनी कि शायद एलएनटी इंटरेस्टेड हो, या ये भी सुना अडानी का भी नाम आने लगा। तो ये अफवाहों का बाज़ार गर्म था, और इस बीच यदि एनबीसीसी का नाम आया तो हमें ताजुब नहीं हुआ कि ये कोई नई अफवाह है। लेकिन दोस्तों ये अफवाह साबित नहीं हुई, और कोर्ट ने आने वाले समय में बाकायदा आम्रपाली के लॉयर से पूछा कि हमने ऐसा सुना है कि एनबीसीसी इस प्रोजेक्ट को पूरा करेगी, और आम्रपाली एनबीसीसी के साथ काफ़ी सीरियस डिस्कशन में हैं। तो इस बात के पीछे क्या सत्य है, आप कृपया करके कोर्ट को बताइए। तो उनके लॉयर ने इस बात को माना कि हमारी ऑलरेडी बात एनबीसीसी से हो रही है। तो जब ऐसा कहना था तो उसके बाद ने कोर्ट ने तुरंत एनबीसीसी को नोटिस दिया कि जब ये मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी चल रही है, तो आप किस आधार पे एक फ्रॉड बिल्डर के साथ इस तरह की बातें कर रहे हैं प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। कृपया करके आपके पास जो भी इस केस से संबंधित बातें हैं, या जो भी आज तक आपने आम्रपाली से इस बारे में बात की, आप आकर इस कोर्ट को बताएं। तो दोस्तों एनबीसीसी के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर आए अगली हियरिंग में, और उन्होंने इस बात को बताया कि हाँ हमारी इस बारे में बात आम्रपाली से हुई है, मगर इसमें ज़्यादा प्रगति नहीं हुई है। हमारी 2-3 मीटिंग उनके सीएमडी और दूसरे ऑफिशियल से हुई है। तो कोर्ट ने उनसे पूछा कि क्या वाकई आप इस प्रोजेक्ट को पूरा करने चाहते हैं, क्या वाकई आपका इंटरेस्ट आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट में है। तो ये सवाल उनके लिए काफ़ी मुश्किल था। दोस्तों जहाँ तक मेरा अनुमान है
ये आम्रपाली ग्रुप के जो सीएमडी अनिल शर्मा हैं, ये बहुत ही ठग और बहुत ही घटिया किस्म के आदमी हैं और ये किसी भी लिमिट तक जा सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए। और जहाँ तक मेरा अनुमान था, पहले भी उन्होंने जो गैलेक्सी बिल्डर का नाम लिया था, वो गैलेक्सी बिल्डर आम्रपाली का ही फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन था और वो दरअसल आम्रपाली का ही एक दूसरा नाम था जिसके थ्रू उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बरगलाने की कोशिश की थी। और ये जो एनबीसीसी की जो नई बात सामने आई थी, ये भी आम्रपाली की ही चाल लगती थी। इनका मकसद ये था कि पूरे मामले को कोर्ट में खींचा जाए, वर्षों खींचा जाए और उसके बाद ये जजेस चेंज होंगे, नए जजेस आएंगे तो नेचुरली केस में जो प्रगति हुई है वो ख़त्म हो जाएगी और नए जजेस नए सिरे से मामले की सुनवाई करेंगे और ये धीरे धीरे करके ठंडे बस्ते में चला जाएगा। दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है। जितने भी ठग होते हैं, जितने भी फ्रॉडस्टर्स होते हैं, जितने भी लोग इस तरह का बंगलिंग और एम्बेजलमेंट करते हैं, उनका मोडुस ऑपरेंडी यही होता है। क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी जो कानूनी व्यवस्था है, हमारे जो कोर्ट्स वगैरह का जो ये जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है, इसमें बहुत कमियां हैं। इसलिए आप देखते हैं कि हमारे देश में इतने संगीन क्राइम्स होते हैं, मर्डर्स होते हैं, रेप्स होते हैं, डकैती, रॉबरी, पता नहीं कितने कितने क्राइम होते हैं, लेकिन बहुत कम केसेस में दोस्तों सज़ा होती है। लाखों से ज़्यादा केसेस कोर्ट में सालों से पेंडिंग है। आपको बहुत ताज्जुब होगा कि बहुत सारे माइनर केसेस में जिसमें कल्प्रिट अरेस्ट किए जाते हैं और जिनको सज़ा नहीं होती है, वो वर्षों, कई तो केसेस ऐसे हैं जहाँ पर 20-20 साल तक वो बेल का इंतज़ार करते हैं और बहुत ही मामूली केसेस होते हैं और जिसमें सज़ा भी शायद 6 महीने से और 1 साल से ज़्यादा नहीं होती है। तो दोस्तों, कहने का मतलब कि हमारी जो कानूनी व्यवस्था है और हमारी जो कोर्ट की सिस्टम है, वो बिल्कुल प्राचीन काल का है और आज के हिसाब से आज के समय के हिसाब से जो लोगों की ज़रूरतें हैं, या जैसी जितनी हमारी जनसंख्या बढ़ गई है और जितने सारे केसेस कोर्ट में आते हैं, तो उस हिसाब से जो न्यायिक प्रणाली होनी चाहिए और जो व्यवस्था होनी चाहिए और जो इफ़िशियंसी होनी चाहिए, उससे हम लोग बहुत बहुत दूर हैं। ये जो हायर कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट, ये चूँकि बड़े बड़े शहरों में और देश की राजधानी में रहते हैं और इन पे मीडिया की और सबकी नज़र रहती है, तो इसलिए शायद यहाँ पे व्यवस्था कुछ बेहतर है। मगर दोस्तों, जो दूसरे लोअर कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट से नीचे जो सेशन कोर्ट्स हैं या जो एसडीएम कोर्ट्स हैं या जो मैजिस्ट्रियल कोर्ट्स हैं, वहाँ पर हालत बहुत ही ख़राब है। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको कैसा महसूस होगा। खैर, ये तो न्यायिक व्यवस्था की बात हुई, इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते, बस उम्मीद कर सकते हैं कि ये हमारी जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम हो बेटर हो। लेकिन हकीकत ये है कि दोस्तों के पिछले 100 सालों में जो सिस्टम था वो आज भी वही बरकरार है। एनीवे, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, आम्रपाली के जो सीएमडी अनिल शर्मा हैं, वो बहुत ही पहुँचे हुए खिलाड़ी है और इनकी पूरी कोशिश थी कि मामले को फंसाया जाए। तो इन्होंने जो गैलेक्सी बिल्डर को आगे किया था, वो भी इसी क्रम में था और बाद में जो एनबीसीसी की चर्चा इन्होंने की थी और कोर्ट में माना भी था कि उनकी बात ऑलरेडी चल रही है, इसमें भी उनका मकसद यही था कि मामले को उलझा दिया जाए। लेकिन वो भूल गए थे कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, ये काफ़ी अनुभवी और काफ़ी बुद्धिमान लोग होते हैं और इनको बरगलाना आसान नहीं होता है। तो एनबीसीसी का नाम भले ही आम्रपाली ने अपने बचने के लिए इस्तेमाल किया हो, मगर कोर्ट ने उसे पकड़ लिया अपने दोनों हाथों से और अब एनबीसीसी भी फंस गई थी। हो सकता है एनबीसीसी के जो बड़े ऑफिसर्स हों, सीएमडी लेवल या उस लेवल पे इनकी बात हुई हो अनिल शर्मा से, किसी तरह की कोई अंडरस्टैंडिंग हुई हो, मगर ये पर्सनल स्टैंडिंग बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रखती है, क्योंकि एक बार जब ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ गया और कोर्ट ने उनको अपनी बात कहने के लिए बुला दिया, तो उनको बाकायदा ऑफिशियल जवाब देना पड़ता है दोस्तों। और ये मामला साफ था कि
पर्दे के पीछे आम्रपाली या एनबीसीसी के बीच में जो भी पैक्ट हुआ हो वो मुझे नहीं पता, उस पर हम केवल अंदाज़ा ही लगा सकते हैं दोस्तों। लेकिन एनबीसीसी अपने वक्तव्य से और उनके जो लॉयर हैं उनकी बात से, जो उन्होंने कोर्ट में माना था इस चीज़ को कि आम्रपाली से उनकी ऑलरेडी बात को चल रही है उनके अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, वो कमिट हो चुके थे। और जब वो सुप्रीम कोर्ट में कमिट हो चुके थे तब वो आसानी से इस मामले से निकल नहीं सकते थे। और इसके बाद दोस्तों ये पूरे मामले की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गई, क्योंकि दो महीने पहले जहाँ पर इस प्रोजेक्ट को गैलेक्सी बिल्डर के थ्रू पूरा करने की बात थी, वो अचानक सारा का सारा जो अटेंशन है वो एनबीसीसी पे शिफ्ट हो गया। और कोर्ट ने उनसे पूरी जानकारी मांगी कि आप इस प्रोजेक्ट को कैसे पूरा करेंगे। अब जब एनबीसीसी ने महसूस किया कि वो मामले में पूरी तरह से फंस गई है और अब वो आसानी से नहीं निकल सकती है, तो उन्होंने ये बात कहने की कोशिश की कि हम पीएमजी हैं। पीएमजी का मतलब दोस्तों प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट, यानी कि वो एक तरह के कंसल्टेंट है, वो बिल्डर नहीं हैं। वो इसकी आड़ में छुपना चाहें तो कोर्ट ने उनकी इस बात को सिरे से खारिज कर दिया। मतलब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप प्रोजेक्ट को खुद पूरा करते हैं या किसी और से पूरा कराते हैं। मतलब ये है कि आप इस लाइन में हैं, कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं और आपकी एक हिस्ट्री है और आपने ये भी माना है कि आपकी बात ऑलरेडी आम्रपाली से हो रही है, तो ठीक है, आप पीएमजी हैं और आप पीएमजी हैं। और यदि आप उसके लिए अपनी कोई प्रोफेशनल फ़ी लेंगे तो वो भी कोर्ट आपको ग्रांट करेगी, लेकिन आपको अपनी पूरी की पूरी प्लान बतानी पड़ेगी। तो दोस्तों आने वाले समय में एनबीसीसी को अपनी पूरी प्लानिंग, अपनी पूरी प्रोजेक्ट कि कैसे वो आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे, सारे प्रोजेक्ट वाइज, टावर वाइज, और इसमें कितनी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और कितने समय में पूरा करेंगे, उसकी जानकारी उन्होंने दी। लेकिन दोस्तों वो जानकारी कैसे थी और उसमें कोर्ट का रुख क्या रहा, क्या फ्लैट बायर्स को न्याय मिला, उसके लिए आपको मेरे अगले एपिसोड का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो दोस्तों इंतज़ार कीजिए, मगर घर में आप सेफ रहिए, आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि दोस्तों यदि आप सुरक्षित रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, तभी आप अपने घर में जाएंगे। तो दोस्तों अब काम शुरू हो गया जैसा कि आपको पता है, और काम चल रहा है। अभी बहुत ज़्यादा रफ्तार नहीं है, मगर उसकी कई वजह हैं, क्योंकि अभी इमिग्रेंट लेबर्स कोरोना वायरस की वजह से अपने घरों में चले गए हैं, तो बहुत ज़्यादा लेबर उपलब्ध नहीं है। और ख़ास करके ये प्रोजेक्ट जो पिछले 5 साल से जुड़ा हुआ था, थोड़ा वक्त तो लगेगा चीज़ों को सामान्य करने में, मगर बहुत जल्दी जब काम शुरू होगा तो दोस्तों काफ़ी रफ्तार से शुरू होगा। तो दोस्तों आप इंतज़ार कीजिए, और यदि आपके पेमेंट्स बचे हुए हैं तो कृपया करके अपनी बैलेंस पेमेंट सुप्रीम कोर्ट के यूको बैंक में जमा कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों हम ऑलरेडी 5 सालों से इस प्रोजेक्ट में काम शुरू होने का इंतज़ार कर रहे हैं, और ये सिर्फ पैसे की वजह से रुका हुआ था। तो अब चूँकि काम शुरू हो गया है और एक दूसरे बिल्डर ने काम शुरू कर दिया है, तो पैसे की कमी की वजह से ये काम रुकने ना पाए, ऐसी मेरी आपसे अपील है। आप इस चीज़ को समझेंगे और अपनी बैलेंस पेमेंट ज़रूर यूको बैंक में जमा कराएंगे। दोस्तों इसी के साथ मैं आज का ये एपिसोड ख़त्म करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच for listening to this episode, and I hope you're fine, you're healthy, and you're safe. So have a great day, guys. Take care, and I love you all.